बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इरफान हाशमी आपको प्रोग्राम दो टोक में खुशामदीद कहता हूँ और इस्लामाबाद से हमारे साथ मौजूद हैं इब्राहिम राजा साहब। राजा साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। राजा साहब, पाकिस्तान का सियासी मंजरनामा इतना तब्दील हुआ है कि वो लोग जो कल को कह रहे थे कि पाकिस्तान के इदारे न्यूट्रल हैं, अब वो चाहते हैं कि पाकिस्तान के इदारे मुदाखलत करें। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में मस्कूद नोटिस केस की समाअत जारी है। वहाँ पर आवाज़ उठाई गई, दलाइल दिए गए और कहा गया कि बाकायदा DGISPR को बुलाया जाए और इस बात की तस्दीक करवाई जाए कि मीटिंग मिनट्स क्या हैं, लेटर अदालत के सामने पेश किया जाए और उस साजिश जिसका इमरान खान साहब बार बार जिक्र कर रहे हैं और इलेक्शन में जाने से पहले ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक बयानिया भी है जो कौम के सामने रखा गया और इसकी सदाकत वक्त के साथ साथ सामने भी आ रही है। अब वो ये चाहते हैं कि बाकायदा इसका जिक्र अदालत के अंदर भी किया जाए, इन कैमरा ब्रीफिंग ली जाए और फिर उसे रिकॉर्ड का हिस्सा भी बनाया जाए। हम ये बात पहले भी कर चुके हैं कि अगर लेटर की बात आई राय साहब तो फिर ये मामलात यहाँ पे नहीं रुकेंगे, बाकायदा बताना पड़ेगा, दिखाना पड़ेगा, फिर इन कैमरा सेशन की बात भी होगी। सब मामलात सुप्रीम कोर्ट के सामने रखे गए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने राय साहब अपने आप को अलहदा कर लिया है और वो ये कहते हैं कि ये पॉलिसी मेकिंग के मामलात हैं जो हुकूमत का काम है, हमारा काम नहीं है, हमें इसमें मत घसीटा जाए। हमने सिर्फ फैसला इस बात का करना है कि डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली ने जो उस दिन किया, क्या वो आइन और कानून के मुताबिक था या नहीं था, इस पर फैसला किया जाएगा। राय साहब, ये बात यहाँ पर नहीं ख़त्म हुई। इसके बाद हमने सुप्रीम कोर्ट के बाहर देखा, एक माहौल बनाया गया। ख़बरें इस वक्त जो मीडिया हाउसेज लगा रहे हैं वो भी बड़ी ख़तरनाक हैं, जिसमें बार बार कहा जा रहा है, नाम कोट नहीं किया जा रहा, सरकारी अफसर का नाम ले लिया जाता है, राउटर्स का नाम ले लिया जाता है। लोग बार बार ये कह रहे हैं कि जनाब इसको टेम्पर्ड किया गया इस लेटर को, और इस लेटर में ऐसा कुछ नहीं है, कम्युनिकेशन है और कम्युनिकेशन के बाद बाकायदा ये जो डोनाल्ड लू हैं इनकी बहुत सारी ऐसी तकरीबात में तस्वीरें भी मौजूद हैं, वीडियोज़ भी मौजूद हैं जो इस बात का मुंह बोलता सबूत हैं कि पाकिस्तान की हुकूमत ने अगर कुछ करना था तो 8 तारीख को कर लेते, 9 को कर लेते, 10 को कर लेते, लेकिन ये बाकायदा जो शख्सियत हैं ये पाकिस्तान के मुख्तलिफ जो तकरीबात थी उसमें शामिल होते रहे और इनकी कारकर्दगी को और नेक तमन्नाओं का इजहार दोनों तरफ से किया जाता रहा। ये इस वक्त हमें चीज़ें नज़र आ रही हैं। और फिर लोगों ने, जिसमें मरीम नवाज़, ऑपोजिशन की जमातें, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी अब ये सवाल कर रही है कि इस सवाल वो आम आदमी से नहीं कर रहे, वो पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट से कर रहे हैं, जिसके बारे में वो कहते थे कि न्यूट्रल है, यानी खींचा जा रहा है और इसमें शामिल करने की कोशिश की जा रही है। दूसरी तरफ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून शहबाज शरीफ साहब ने तो आज नाम लेकर कहा कि आर्मी चीफ से मैं मुतालबा करता हूँ, DGISI से हम मुतालबा करते हैं कि इसकी वजाहत दी जाए, बताया जाए। अब ये बात यहाँ पे नहीं रुकी और फिर मरीम नवाज़ भी आ गई और उन्होंने भी मुतालबा कर दिया है और उनका मुतालबा भी यही है कि इसकी वजाहत की जाए कि असल में ये लेटर क्या था। और इंटरेस्टिंग पहलू इसमें राय साहब ये है कि जब सिक्योरिटी काउंसिल कौमी सलामती कमेटी में बुलाया गया, ये लोग नहीं गए और आज शाहिद खान अब्बासी साहब ने एक टेलीविज़न प्रोग्राम में बैठे हुए ये भी कहा कि हमें ये देखना था कि उस मीटिंग को हेड कौन कर रहा है, चेयर कौन कर रहा है, तो फिर इस निज़ाम को लपेट दिया जाए और इनकी मर्ज़ी के लोगों को बैठाकर कोई ऐसी कमेटी बना ली जाए। यानी ये लोग किसी लेवल के ऊपर भी इस जो प्रोसीडिंग्स थी, जो इस लेटर से मुतल्लिक और जिस साजिश से मुतल्लिक जिन किरदारों से पर्दा उठाया जाना था, राय साहब ये शामिल नहीं हो रहे, सिर्फ तनकीद कर रहे हैं। अदालत को अंडर प्रेशर करने की कोशिश की जा रही है। मैं चाहूँगा कि इस पर तफसील से बात की जाए। और फिर दूसरी तरफ राय साहब, आज जो इजलास पंजाब असम्बली का 16 तारीख को बुलाना था, दोबारा कोई ऑर्डर्स आ गए हैं और दोबारा इजलास जो है वो तलब कर लिया गया है और इसमें वज़ीर आला पंजाब का इंतखाब भी होगा। लाहौर में आज काफ़ी गर्मा गर्मी रही। वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब गवर्नर हाउस गए और वहाँ पे उन्होंने जो उनकी जो जमात है, जमात के जितने भी लोग थे उनसे मुलाकातें की। उस पर भी हम तफसील से बात करेंगे। लेकिन कमिंग बैक टू ये जो लेटर और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जो अपनी एक पोजीशन ली है कि हमने इस तरफ नहीं जाना, क्योंकि अगर जाएंगे सेपरेशन ऑफ पावर का मामला है, पार्लियामेंट के अंदर मुदाखलत नहीं की जा सकती। आर्टिकल 69 इस पर बड़ा वाजे है। हैरानगी की बात राय साहब ये है कि रज़ा रुबानी साहब जो माजी में बड़े फॉर रनर थे कि पार्लियामेंट के अंदर सुप्रीम कोर्ट अब मुदाखलत नहीं कर सकती, आज वो ये कहते हैं कि कर जाओ मुदाखलत और आइन को बचा लिया जाए। राय साहब, मुदाखलत करने से आइन बचेगा कि मुदाखलत ना करने से आइन बचेगा?
हाशमी साहब, पहले तो मुझे आपसे और हमारे व्यूअर्स से पूछना है कि सच सुनने की ताकत है, हिम्मत है? मेरे में तो है रहा साहब। मुझे पता है। मुझे ये पूछना है कि एक सच, एक हकीकत जो नज़र आ रही है उसको हम बयान करना चाहते हैं, तो क्या उस सच को जानने की, उसको सुनने की आप में ताकत और हिम्मत है? आपने जो बात की कि शहबाज शरीफ मुतालबा कर रहे हैं, चीख चीख के पुकार रहे हैं, मुतालबा नहीं पुकार रहे हैं कि आ जाओ। जी जी, आर्मी चीफ का नाम लेकर मुतालबा कर रहे हैं कि वजाहत दें कि क्या ये धमकी आमेज खत था या नहीं था, आपने ये खत पढ़ा था या नहीं पढ़ा था, और क्या इस खत में रियासत पाकिस्तान के खिलाफ कोई साजिश की गई थी या नहीं की गई थी। अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं कि मैं मुतालबा कर रहा हूँ। क्या शहबाज शरीफ आज खुद ये अल्फाज इस्तेमाल कर सकते हैं आर्मी चीफ के लिए? नहीं कर सकते। क्या कभी कर सकते हैं शहबाज शरीफ ये अल्फाज कहें? यानी शहबाज शरीफ ये तो कह सकते हैं कि मैं बहुत मुअद्दबाना गुजारिश कर रहा हूँ, मैं आजाना दरख्वास्त कर रहा हूँ, मैं मिन्नत कर रहा हूँ, तरले कर रहा हूँ आर्मी चीफ साहब से, जनरल कमर जावेद बाजवा साहब से, कि वो इस बात की वजाहत कर दें, हमारी रिक्वेस्ट है। ये अल्फाज तो शहबाज शरीफ जो हैं कुदरती तौर पर बोल सकते हैं, लेकिन ये लफ्ज़ नहीं बोल सकते वो कि जनरल बाजवा से मैं मुतालबा करता हूँ, क्योंकि हमें पता है कि ये उनकी सरिश्त में नहीं है और ये उनका स्टाइल नहीं है। ये कॉपी पेस्ट है हाशमी साहब। बिलावल भुट्टो भी इसी तरह का मुतालबा करते हैं, आप ज़रा सीक्वेंस देखें। बिलावल भुट्टो भी मुतालबा करते हैं कि ताकतवर हल्के आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा DGISI और DGISPR को ट्विटर पर टैग करते हैं कि बताएं, इस खत की वजाहत करें कि क्या ये धमकी आमेज खत था और क्या हम 197 लोग गद्दार हैं। फिर आसिफ अली जरदारी का स्टेटमेंट आ जाता है, कॉपी पेस्ट, वही अल्फाज वो दोहराते हैं कि हम मुतालबा करते हैं। यानी आसिफ अली जरदारी जो कुछ अर्सा पहले तक जब PDM के प्लेटफॉर्म से मिन्नतें कर रहे थे और एक बहुत बड़ी कारोबारी शख्सियत के ज़रिए इस्टेब्लिशमेंट को ये पैगामात भिजवा रहे थे कि मेरे मुकदमात में मुझे रिलीफ दे दिया जाए, अब वो कहते हैं कि ये वजाहत बड़ी ज़रूरी हो गई है, इस्टेब्लिशमेंट और अस्करी इदारे वजाहत दें, क्योंकि मुल्क की सलामती का मामला है, तो वही क्लियर करें, वजाहत दें कि क्या वाकई धमकी आमेज खत था। फिर फजलुर रहमान जो कहते थे GHQ पर हम धरना देंगे, वो कह रहे हैं कि वजाहत करें अस्करी इदारे कि क्या वाकई ये हुकूमत के खिलाफ कोई साजिश थी। और सबसे बड़ी बात कि मरियम नवाज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही हैं, अपने साथ परवेज रशीद जो कि जिनका ओढ़ना बिछोना ही फौज मुखालिफ है, वो भी कह रही हैं कि इस्टेब्लिशमेंट को इस पर वजाहत देनी चाहिए। तो अब इसमें ज़रा एक टेक्निकल नुक्ता, उस पर गौर करने की ज़रूरत है और बड़े गौर से ये बात सुनने वाली है। हमारे व्यूअर्स को भी हम कहते हैं कि ये ज़रा गौर से सुने। ये 5 जो कॉपी पेस्ट किस्म के स्टेटमेंट आए हैं, एक ही तरह के, बिल्कुल एक तरह के अल्फाज, 5 मुख्तलिफ लोग, एक स्टेटमेंट, एक तरह के अल्फाज। तो क्या ऐसा तो नहीं है कि कोई इनको कह रहा है कि आप ये वजाहत मांगें? कोई ये तो नहीं कह रहा है इनको कि आप ये कहें कि अस्करी क़यादत, इस्टेब्लिशमेंट इस बात की वजाहत करे कि क्या ये धमकी आमेज खत था या नहीं था, और उसके बाद वो वजाहत आ जाए। आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? जी बिल्कुल। कि क्या 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 कोई इनको कह तो नहीं रहा कि आप दें इस तरह के स्टेटमेंट, ताकि जब वो वजाहत आए तो उस वजाहत का एक जवाब भी हो कि ये वजाहत तो इसलिए आई कि ये बार बार कह रहे थे कि वजाहत करें। वजाहत इसलिए करनी पड़ी कि ये बार बार स्टेटमेंट दे रहे थे, हमने तो ये स्टेटमेंट्स की वजह से ये वजाहत आई है। तो इस पहलू को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। अब इसमें जो समझदार लोग हैं वो समझ गए होंगे कि मैं क्या कह रहा हूँ। अच्छा, दूसरा, जो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग थी, उस हवाले से देखें, DGISPR से बात हुई है और DGISPR ये कहते हैं कि जो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का एलामिया था उसमें जो मौक़िफ़ सामने आया वही हमारा मौक़िफ़ है। यानी सवाल उनसे ये किया गया कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ये कहते हैं
कि नेशनल सिक्योरिटी कमेटी में पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज की क़यादत ने इंडोर्स किया और ये माना कि ये एक धमकी आमेज़ खत है, ये भी माना कि ये पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में मदाखलत है, ये भी कहा मुश्तरका तौर पर एलामिया ड्राफ्ट होता है ना नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का, सिविल साइड और मिलिट्री साइड मिलकर ड्राफ्ट करते हैं। तो एलामिया में यह भी कहा गया कि अमरीकी नाज़िमुल अमूर को तलब किया जाएगा दफ्तर खारजा में, और वाशिंगटन में भी अमेरिका से एहतजाज किया जाएगा। उसके बाद अमरीकी नाज़िमुल अमूर को तलब भी किया गया और वाशिंगटन में भी पाकिस्तानी जो सफ़ीर हैं उन्होंने अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाया। तो इस पर पूछा गया DGISPR से कि आप बताएं कि क्या वाकई ही अस्करी क़यादत ने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया था कि ये एक धमकी आमेज़ ख़त है। तो उन्होंने एक मुख्तसर सी बात की, उन्होंने कहा कि ये मामला अदालत में है, मैं इस पर ज़्यादा कमेंट नहीं करूँगा, लेकिन हमारा वही मौक़िफ़ है जो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग में मौक़िफ़ था। तो इसका मतलब तो ये है कि DGISPR ने क्लियर कर दिया। लेकिन उसके बाद कुछ खबरें इधर उधर जाकर इस तरह की आ रही हैं जो कि अपोजिशन लीडर्स के ज़राए से फैलाई जा रही हैं, और ये कहा जा रहा है कि उनको ये बताया गया कि नहीं, अस्करी क़यादत ने नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग में इस तरह की बात नहीं की कि ये बराह रास्त कोई धमकी थी। तो इसके पीछे बहुत से राज हैं, बहुत सी समझने वाली चीज़ें हैं। बहरहाल अब ज़ाहिर है कि जो पॉइंट समझाना था वो लोग समझ गए होंगे। अब आ जाएं आप सुप्रीम कोर्ट की जानिब। देखें, सुप्रीम कोर्ट ने 2-3 दिन लिए हैं, अच्छी बात है, क्योंकि बड़ी उजलत में रज़ा रब्बानी तो चाह रहे थे कि एक ही दिन के अंदर ये फैसला आ जाए। अब सुप्रीम कोर्ट के अपने ये रिमार्क्स हैं, बार बार रिमार्क्स आ रहे हैं कि पहले हमें ये बताएं कि क्या सुप्रीम कोर्ट पार्लियामेंट की जो कार्रवाई है उसके अंदर मदाखलत कर सकती है। और फिर जस्टिस मुनीब ने ये रिमार्क्स भी दिए कि आप पार्लियामेंट की कार्रवाई को अदालत में जो लेकर आए हैं उसके बाद आपने एक दरवाज़ा खोल दिया है और पार्लियामेंट की हर कार्रवाई के मुतल्लिक अब एक दरख्वास्त अदालत में आ जाएगी और यहाँ मुकदमात का अंबार लग जाएगा। ये जस्टिस मुनीब ने रिमार्क्स दिए हैं कि आपने ये देख लिया है कि आप पार्लियामेंट की कार्रवाई को ले आए हैं अदालत में, अदालतें पार्लियामेंट की कार्रवाई में मदाखलत नहीं करती, लेकिन अगर अब आप ले आए हैं तो इसका मतलब तो यह है कि कल कौमी असम्बली की हर प्रोसीडिंग, सेनेट की हर प्रोसीडिंग, हर रूलिंग, स्पीकर की, डिप्टी स्पीकर की, चेयरमैन सेनेट की, वो आ जाएगी अदालत में और उसके ऊपर फिर समाअत शुरू हो जाएगी। यानी तासुर ये था कि ये एक आइनी जो तहफ़्फ़ुज़ हासिल होता है पार्लियामेंट की कार्रवाई को कि अदालत उसके अंदर मदाखलत नहीं कर सकती, अब आप खुद उस मदाखलत को दावत दे रहे हैं। फिर बहुत से रिमार्क्स ऐसे आए कि जिसके अंदर ये पूछा गया कि साबित करें कि डिप्टी स्पीकर की जो रूलिंग है ये गैर आइनी है। किस क्लॉज के तहत ये गैर आइनी है? क्या डिप्टी स्पीकर के पास आर्टिकल 5 इन्वोक करने का अख्तियार है या नहीं है? अब वो कह रहे हैं कि अख्तियार तो है, लेकिन अख्तियार गलत तरीके से इस्तेमाल हुआ। तो अब ये कौन साबित करेगा कि गलत तरीके से इस्तेमाल हुआ? ये भी कौन साबित करेगा कि सही तरीके से इस्तेमाल हुआ? यानी हुकूमत कहती है सही इस्तेमाल हुआ, अपोजिशन कहती है गलत इस्तेमाल हुआ। तो इसका मतलब है कि इस मामले की तहकीकात की ज़रूरत है, इस खत की तहकीकात की ज़रूरत है, और जब तक तहकीकात नहीं होती मुकम्मल तब तक फैसला जो है वो नहीं आना चाहिए। और फिर आप केयर टेकर सेटअप को कितना अरसा रोक सकते हैं, कितना अरसा रोक सकते हैं? जितने अरसे आप रोकेंगे पाकिस्तान तबाही और बर्बादी की जानिब जाएगा। और उसकी वजह यह है कि आप देखें इस वक्त आपकी कैबिनेट एग्जिस्ट नहीं करती, कोई वज़ीर दिफा आपका नहीं है, वज़ीर दाखिला नहीं है, फॉरेन मिनिस्टर आपका नहीं है, क्योंकि कैबिनेट आपकी डिज़ाल्व हो गई है, नेशनल असम्बली आपकी डिज़ाल्व हो गई है। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान इस वक्त आर्जी तौर पर निगरान वज़ीर-ए-आज़म के तौर पर फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं, लेकिन वो कितने दिन अंजाम दे सकते हैं ये फ़राइज़ कैबिनेट के बगैर? कैबिनेट के बगैर तो कोई भी चीफ एग्जीक्यूटिव नहीं चल सकता। तो अगर केयर टेकर सेटअप भी, अगर अदालत ये कहती है कि हमारे फैसले से मशरूत है, तो फिर मुल्क कैसे आगे बढ़ेगा? तो इसलिए ये जो रूलिंग है इसके मुतल्लिक बजाय इसके कि इसके ऊपर कुछ स्टे ऑर्डर दिया जाए, ये कहा जाए कि फ़िलहाल ये रूलिंग जब तक इसकी तहकीकात मुकम्मल नहीं होती ख़त की, उस वक्त तक ये स्टैंड करती है, ताकि ये मुल्क तो आगे बढ़े जी, ये मुल्क तो आगे चले।
वरना तो ये मुल्क आगे बढ़ ही नहीं सकता। और यही जो अपोजिशन है ये माजी में कई मरतबा ये मौक़िफ़ अख्तियार कर चुकी है। एक मरतबा नहीं, खुद रज़ा रब्बानी कई मरतबा ये मौक़िफ़ अख्तियार कर चुके हैं, जो इस वक्त दलाइल दे रहे थे अदालत में बड़े बढ़ चढ़ कर। खुद कई मरतबा ये कह चुके हैं कि अदालतें पार्लियामेंट के मामलात में मुदाखलत करती हैं, ये मुदाखलत बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, क्योंकि पार्लियामेंट सबसे सुप्रीम इदारा है और इस सुप्रीम इदारे के ऊपर आकर कोई इदारा मुदाखलत करे तो ये गैर आइनी और गैर कानूनी है। लेकिन अब चूंकि उनको नज़र आया है कि इसी आइन और इसी कानून को जब वो इस्तेमाल करते रहे हैं तो उस वक्त तो ठीक था, अब इसी आइन और इसी कानून को जब हुकूमत ने यानी तहरीक इंसाफ ने इस्तेमाल किया तो अब उनको गलत लग रहा है। तो अब सुप्रीम कोर्ट को यह फैसला करना है कि क्या वो कोई ऐसा फैसला देंगे जो कि बहुत अरसे तक मुतनाज़ा रहे, जिसके ऊपर तनकीद होती रहे, जिसके ऊपर ये कहा जाता रहे कि ये ऑपोजिशन के दबाव पर फैसला किया गया था, या उन्होंने बग़ैर दबाव के, बग़ैर कुछ सुने, बग़ैर कुछ इन्फ्लुएंस लिए मेरिट के ऊपर फैसला करना है और कानून और आइन की शिकों के मुताबिक फैसला करना है। राजा साहब, पंजाब असम्बली का इजलास आज 7 बजे शाम 7:30 बजे दोबारा तलब कर लिया गया है। इससे पहले ये इजलास 16 अप्रैल तक मौखर करने की मंजूरी दी गई थी और अब ये जो अब दोबारा जो इतलात आ रही है, इसकी बुनियादी वजह क्या है ये तो अभी मालूम नहीं हो सकी, क्योंकि जो भी सूट करेगा हुकूमत को उसी तरह वो अपनी गेम जो है वो आगे बढ़ाएंगे, जो सियासी गेम है। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान आज लाहौर में थे और कल लाहौर में थे और फिर उनका ये जो दौरा था इसलिए भी इम्पोर्टेंट था कि उन्होंने पंजाब के जितने भी अपने जो टीम है उनसे मिलना था और फिर उन्होंने वहाँ पे बाकायदा एहतजाज की कॉल भी दी है मियां महमूदुर रशीद साहब को। गालिबन उन्होंने ये कहा कि आप बाकायदा एहतजाज करें और रोज़ाना की बुनियाद पर एहतजाज करें। राजा साहब, ये जो वज़ीर आला पंजाब का इंतखाब आज होने जा रहा है ये इसलिए भी अहम है क्योंकि पंजाब की हमने ओवर द ईयर्स यही देखा कि जिसके पास पंजाब होता है ना वो उस मरकज़ में हुकूमत भी बनाता है और फिर इसका एक इन्फ्लुएंस भी होगा। लेकिन मुझे ऐसा लगता है जो ख़बरें कोट हुई और बाकायदा इनको छुपाया भी गया और डेफिनेटली कहीं ना कहीं बातें तो ज़रूर होती हैं जो बाद में सामने आ भी जाती हैं। 53 लोगों ने शिरकत ही नहीं की उस इजलास के अंदर जो वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने बुलाया था गवर्नर हाउस के अंदर, और फिर ताकि वो लोगों से मिल सकते। बाद में लोगों की थोड़ी सी डिटेल्स सामने आई भी हैं, लोगों ने इसको इनकार भी से किया, इसकी तरदीद भी की है कि ऐसी बात नहीं थी। लेकिन हम पंजाब के अंदर ऐसा देख रहे हैं जोड़ तोड़ बड़े अरूज पे है। अलीम खान ग्रुप, तरीन ग्रुप, चीना ग्रुप और पता नहीं कितने कितने ग्रुप जो है यहाँ से निकलेंगे। आप जो रिजर्वेशंस हैं लोगों की वो ये कहते हैं कि परवेज़ इलाही क्यों, और अब तो राय साहब मरकज़ में हुकूमत भी नहीं रही तो वाई परवेज़ इलाही ना हो, मेरा भी आपसे सवाल है। और फिर पंजाब के अंदर आपको लगता है कि नून लीग के होते हुए, अलीम खान के होते हुए, तरीन ग्रुप के होते हुए आप नज़रियाती लोगों की तरफ जा रहे हैं, अपने जो यंग लॉट है वो लोग जो आपके साथ मुखलिस थे, जिसमें चीमा साहब जो गवर्नर पंजाब अब लगे हैं बहुत ही करीबी लोगों में से हैं, नज़रियाती और शुरू के लोगों में से हैं, उनके पास अब ये जमात जा रही है तो शायद कोई डिफरेंस क्रिएट कर सके। एज अ पॉलिटिकल स्टूडेंट मैं भी ये जानना चाहूँगा और हमारे व्यूअर्स भी जानना चाहेंगे, क्योंकि पंजाब इतना आसान नहीं लगता जितना हम समझ रहे थे, क्योंकि वहाँ पर अलीम खान का जो कल का इंटरव्यू था, उससे पहले चौधरी सरवर का जो इंटरव्यू था, और फिर अब ये आमिर लियाकत साहब ने भी कोई वीडियो रिलीज़ की है और उसमें तो वो बाकायदा वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान को जो अल्फाज उन्होंने इस्तेमाल किए वो आज खान साहब दूसरों के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। तो मेरा ख्याल है कि मुश्किल हो जाएगा, या फिर पंजाब अभी स्टिल गेम इज़ ऑन और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो एक बूम आया एकदम से, और जो दोबारा से हमने देखा कि इनका एक अरूज आया है और इसको कन्वर्ट करेंगे पंजाब में, आपको राय साहब नज़र आता है। और फिर इम्पोर्टेंट ये भी है कि MQM ने सिंध के अंदर ऐलान कर दिया है कि तुमने हमारे से 14 सीटें छीनी, हमने तुम्हारी हुकूमत तुमसे छीन ली। काफ लीग अब जाहिर सी बात है PTI के साथ इत्तेहाद करेगी और इस तरह इलेक्शन में जाएगी, तो पंजाब कहाँ पे खड़ा होगा? 1.5 साल की हुकूमत, साल की हुकूमत, 6 महीने की हुकूमत, या फिर ये सिर्फ और सिर्फ अब जो काम जो बसात बचाई थी इसे किसी नहज तक पहुँचाएंगे? जी राय साहब। हाशमी साहब, आपने डेड अलाइव मूवी देखी है? बिल्कुल देखिए सर।
अब आप देख लें कि 3.5 साल एमक्यूएम खामोश रही, 3.5 साल, पौने 4 साल हुकूमत में रही, और अब उनको याद आया है, डेड अलाइव, अब उनको याद आया है कि हमारी तो 14 नशस्तें पीटीआई ने हमसे छीनी थी और अब हमने पीटीआई से हुकूमत छीन ली। यानी पिछले 3.5 साल में आपको नहीं पता चला, अचानक आपके ऊपर इंकशाफ हुआ कि पीटीआई ने तो कराची से हमसे 14 नशस्तें छीनी थी। अलीम खान साहब 3.5 साल के बाद, पौने 4 साल के बाद सारे उनको गिले शिकवे याद आए, जमीर जाग गई। हालांकि अगर वो बात इस तरीके से करते कि पार्टी के अंदर रह के कि उस्मान बुज़दार से ज़्यादा अच्छा कैंडिडेट मैं था या कुछ और भी लोग ऐसे थे जो उस्मान बुज़दार से ज़्यादा अच्छे कैंडिडेट बन सकते थे सीएम पंजाब के लिए, क्योंकि अलीम खान एक बहुत अच्छे मुंतज़िम हैं, एक बहुत कामयाब आप कह सकते हैं कि कारोबारी शख्स भी हैं, और उनकी खिदमात भी थी पीटीआई के लिए, बहुत खिदमात थी, इसको डिनाई नहीं किया जा सकता। लेकिन वोट जो मिला वो तो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के नाम पर मिला। पीटीआई प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का नाम है। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की क्रिज्मेटिक पर्सनैलिटी की वजह से पीटीआई पूरे मुल्क की वफाकी जमात बन गई, यानी इस्लामाबाद की 3 नशिस्तें जीत गई, वफाक में हुकूमत बनाई, पंजाब में हुकूमत बनाई, केपी में हुकूमत बनाई, आज़ाद कश्मीर में हुकूमत बनाई, गिलगित बल्तिस्तान में हुकूमत बनाई, बलूचिस्तान में मखलूत हुकूमत बनाई। तो ये सारा कोई एक आपका यानी इंडिविजुअल लेवल पर कोई लीडर नहीं कर सकता था। ये सारे जो करिश्मे हुए ये प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की वजह से हुए। तो इसलिए 3.5 साल के बाद भी उनके अगर कोई गिले शिकवे थे तो वो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के पास आ जाते, उनके साथ करते। शायद जिस तरह की बातें उन्होंने की हैं, ये अब वो मौका नहीं था कि जब प्राइम मिनिस्टर इमरान खान एक बहरान में थे तो उस वक्त ये बातें की गई, और ये बहरान भी हमें सबको पता है कि ये एक मसनूई बहरान है, ये कोई कुदरती बहरान नहीं है। ये बहरान इस वजह से नहीं आया कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की हुकूमत डिलीवर नहीं कर पा रही थी, ये बहरान इस वजह से नहीं आया कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की हुकूमत पर कोई करप्शन का स्कैंडल सामने आ गया था, ये बहरान इस वजह से नहीं आया कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का कोई गैर मुल्की अकामा निकल आया था या सुप्रीम कोर्ट ने उनको कोई नाअहल करार दे दिया था। ये बहरान तो इम्पोर्ट हुआ है अमेरिका से, सबको पता है। उसके बाद कुछ बैरूनी अनासिर हैं, कुछ अंदरूनी अनासिर हैं जो इस पूरे सिलसिले में इस्तेमाल हो रहे हैं। तो बहरहाल अब अगर आप पंजाब की बात करें तो बहुत से लोग ऐसे हैं जो हवाओं का रुख देखते हैं। अभी आपका जो आवारी होटल है, आप देख लें कि इस होटल के अंदर वही काम हो रहा है जो सिंध हाउस में हुआ। ये जो आपने कहा ना कि लोग गायब थे, इनमें से बहुत से लोग इस होटल में कैद किए गए हैं जिस तरह से सिंध हाउस में कैद किए गए थे। और ये जी 18 20 करोड़ रुपए देके ये कैद हथकड़ियों पे हथकड़ियों में हथकड़ियां लगाकर कैद की गई है या इनके जमीरों को हथकड़ियां लगा दी गई हैं? देखे, जमीरों को हथकड़ियां पैसों के जरिए ही लगती है ना। ये कैद इसलिए किए गए हैं कि इनको फिर बाद में नमूदार करवाएंगे हमजा शहबाज जो हैं जब ये चीफ मिनिस्टर का इलेक्शन होगा, यानी पीटीआई के मुनरिफ फरकान। और ये वो पार्टी है जो 3.5 साल 22 करोड़ लोगों के सामने अपना झूठा बयानिया बेचती रही कि वोट को इज्जत दो, आइन की बालादस्ती, कानून की बालादस्ती। यानी ऐसे ऐसे लोग हैं जो उनके इस नाम नेहाद बयानिए से उस वक्त मुतासर नजर आते थे। पढ़े लिखे लोग भी कई हमने देखे जो कहते थे कि नहीं, मियां नवाज शरीफ ने 90 की दिहाई से सीख लिया कि अब मैंने इस्तेमाल नहीं होना, अब वो वोट को इज्जत दो का नारा जो है वो आइन की बालादस्ती के लिए लगा रहे हैं। अब आपने सुना है कोई वोट को इज्जत दो की बात मरियम नवाज से या मियां नवाज शरीफ से? और जिस किस्म का ये घिनौना खेल खेल रहे हैं हॉर्स ट्रेडिंग का, जिस किस्म का ये खेल खेल रहे हैं बैरूनी अनासिर के साथ मिलकर और अंदरूनी अनासिर के साथ मिलकर। और मरियम नवाज से एक सवाल हुआ था अभी 8-10 दिन पहले, ये जो इन्होंने इस्लामाबाद में जलसा किया, कि आपके वालिद कहते थे कि हम तो इक़्तिदार में आके आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के खिलाफ आर्टिकल 6 के तहत मुकदमा चलाएंगे। तो क्या अब भी आप लोग इस बात पर कायम हैं कि 2018 का इलेक्शन जनरल बाजवा ने रिग किया था? तो उन्होंने कहा कि नो कमेंट्स, और फिर बड़े ही, यानी अगर आप नो कमेंट्स किसी आप
कुछ संजीदा मूड में कह दें, ज़रा अपने चेहरे पे संजीदगी ले आएँ। उन्होंने ज़ेरे लब मुस्कुराई और जानबूझ के ये तासुर दिया कि शायद उनके कोई मामलात बिल्कुल सेट हो गए हैं, मामलात ठीक हो गए हैं। ये मरियम नवाज़ ने जानबूझकर ये तासुर दिया। तो ये इनके साथ और इन जैसे लोगों के बयानिए से बचें, इनके जो बहरूप हैं उनसे बचें। इनको जिस वक्त जो बयानिया सूट करता है ये उस किस्म का बहरूप अपने ऊपर तारी कर लेते हैं। कोई इनका नज़रिया नहीं है, कोई पीपल्स पार्टी का नज़रिया नहीं है। सिर्फ इधर एक पार्टी और उस पार्टी के अंदर भी इमरान खान, सिर्फ वो एक नज़रिए के ऊपर उन्होंने सियासत की, वो उस नज़रिए के ऊपर खड़े रहे। उस नज़रिए की कीमत अब उनको चुकानी पड़ रही है। एक मर्तबा अगर वो समझौता कर लेते ऑपोजिशन पार्टीज़ में से किसी एक पार्टी के साथ, समझौता भी सिर्फ इतना कि आपके एहतसाब में हम थोड़ा सा हाथ नरम कर लेंगे, यानी सिर्फ पीपल्स पार्टी के साथ, तो आप देखते ना ये तहरीक अदम एतमाद आती, ना ये अपोजिशन की तहरीक खड़ी होती, या फिर अहम हलकों के साथ भी वो हर तरह के समझौते कर लेते, तो ये सब कुछ ना होता। या इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट के साथ जिस वक्त यहाँ फ़ज़ाई अड्डे मांगे थे अमेरिका ने, वो ये कहते कि ठीक है मेरी हुकूमत चलती रहे, आप लें फ़ज़ाई अड्डे, पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी आएगी, आती रहे, अफ़गान तालिबान यहाँ पे हमले करते हैं, करते रहें, मेरी हुकूमत चलनी चाहिए। लेकिन ना उन्होंने इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट के सामने कॉम्प्रोमाइज़ किया, इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट को वो ऑफेंड करते रहे, पाकिस्तान के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करते हुए। यानी ये नहीं है कि उनको फॉरेन पॉलिसी का नहीं पता था, उनको पता था, लेकिन उनके लिए मुकद्दम ये था कि मैं अपने रियासती मफादात की हिफाजत करूं। लेकिन चूंकि पाकिस्तान हमेशा से गुलाम मुल्क रहा है, तो उनकी एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि पाकिस्तान के अंदर कोई ऐसा हुक्मरान आ सकता है जो हमें यह कहे कि नहीं जनाब, आपके साथ हम दोस्ती रखेंगे, दोस्ती रखना चाहते हैं, लेकिन हम आपके गुलाम नहीं बन सकते, हम पाकिस्तान के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे, आपके मफादात को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे इंटरनेशनल लेवल पर, या आपके खिलाफ कोई साजिश नहीं करेंगे, लेकिन आप हमें यह ना कहें कि हम अपने मफादात कुर्बान कर दें आपके मफादात पर। तो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने, यानी आपकी अंदरूनी इस्टेब्लिशमेंट, इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट, आपकी सियासी इस्टेब्लिशमेंट, आपकी अफसरशाही की इस्टेब्लिशमेंट, किसी के साथ समझौता नहीं किया, नज़रिए पर खड़े रहे। लेकिन पाकिस्तान का जो निज़ाम है वो उस नज़रिए को तहफ़्फ़ुज़ नहीं दे सकता, वो करप्ट माफियाज़ को तहफ़्फ़ुज़ देता है। और बहुत सीधा किस्म का जो एक आप कह सकते हैं कि यहाँ पे एक राइज है निज़ाम, ये निज़ाम कभी भी किसी नज़रिए की बुनियाद पर आपको किसी शख्स को इजाज़त नहीं देगा कि इसकी इस्लाह की जाए। तो ये वजह है प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को जो मुश्किलात दरपेश हैं। कोई यानी मियाँ नवाज शरीफ वाला ये केस नहीं है कि उनका कोई अकामा निकल आया हो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का, या सुप्रीम कोर्ट से उनकी नाअहली हुई हो, ना ये कोई ख्वाजा आसिफ वाला केस है, ना पीपल्स आसिफ अली जरदारी का 8 अरब रुपए की जाली ट्रांजैक्शन का केस है, ना ये शाही मालात का केस है, ना मनी लॉन्ड्रिंग का केस है, ना ये पैनामा लीक्स का केस है। ये केस कुछ और है, और इस केस के ऊपर हम बहुत डिस्कस कर चुके हैं। इस प्रोग्राम में भी हमने बता दिया है कि असल में ये हवाएं जो हैं ये कहाँ से चल रही हैं और किस तरह से ये साजिश इंपोर्ट हुई है। आमिर लियाकत की तरफ तो नहीं इशारा आपका? उन्होंने कुछ कह भी दिया है कि आप आर्मी चीफ को डी नोटिफाई करना चाहते थे। देखें, आमिर लियाकत मतलब उनकी क्या एक्सेस थी, वो तो हर वक्त ये गिले शिकवे करते रहते थे, हर वक्त ये गिले शिकवे करते रहते थे कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान उनको बुलाते नहीं हैं, और सिंध में पीटीआई उनको अहमियत नहीं देती। गवर्नर हाउस सिंध में गए प्राइम मिनिस्टर इमरान खान, और वहाँ भी उनको बुलाया नहीं गया, तो वो पीटीआई के अंदर तो उनकी कोई हैसियत नहीं थी, तो उनके पास कहाँ से ये इन्फॉर्मेशन आई? ये प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के मुतल्लिक ये इतलात जानबूझकर फैलाई जाती हैं। देखें, जो प्राइम मिनिस्टर होता है ना, उसके पास अपने सिविल इंटेलिजेंस ज़राए भी होते हैं। उनको पता होता है कि अगर यानी एक लम्हे के लिए फ़र्ज़ कर लें कि वो आर्मी चीफ को रिप्लेस करना चाहते हैं, तो क्या कोई लेफ्टिनेंट जनरल ऐसा होगा जो आर्मी चीफ की जगह लेने के लिए तैयार हो? तो पाक आर्मी बड़ा डिसिप्लिन्ड इदारा है इस हवाले से, तो वहाँ पे तो सवाल ही नहीं पैदा होता कि कोई लेफ्टिनेंट जनरल इस तरह की हामी भरे इस दौर में कि ठीक है आप आर्मी चीफ को सैक कर दें और मैं उनको रिप्लेस कर दूंगा, क्योंकि इससे तो फौज तकसीम हो सकती है, अंदरूनी खाना जंगी हो सकती है, कोर कमांडर एक दूसरे के खिलाफ जो हैं एक बड़ा एक महाज बन सकता है, क्योंकि जो ट्रूप्स होते हैं
वो आर्मी चीफ के नीचे होते हैं, जिधर आर्मी चीफ देखते हैं सारे ट्रूप्स उधर देखते हैं। फिर कोर कमांडर्स जो होते हैं उनके नीचे ट्रूप्स होते हैं, वो कोर कमांडर्स जिधर उनको गाइड करते हैं उधर वो गाइड होते हैं ट्रूप्स। तो इसलिए इस तरह की बातें करते हुए, अल्लाह करे राय साहब ऐसा ही हो, बिल्कुल ऐसा ही हो। लेकिन आपको लगता है कि मरियम का बाहर आना, फजल रहमान का मुतालबा करना DGISI और इस्टेब्लिशमेंट की तरफ देखकर, शहबाज शरीफ का मुतालबा करना, पीपल्स पार्टी का मुतालबा करना, शाहिद खाकान अब्बासी का मुतालबा करना, इनके सोशल मीडिया सेल का मुतालबा करना, सबका मुतालबा करना ऐसे ही है? किस चीज का मुतालबा करना? कि वजाहत दी जाए उस खत के हवाले से। जी वो वजाहत नहीं, वो तो वजाहत दी जाए। मैं तो ये बात कर रहा हूं, ये जो कह रहे ना कि जनरल बाजवा को हटाना चाहते थे आमिर लियाकत, तो आमिर लियाकत की कोई ऐसी एक्सेस नहीं थी प्राइम मिनिस्टर हाउस तक। नून लीग ने भी ये डीनोटिफाई की खबर फैलाई है, बहुत सारी फैलाई है। जी वो इस तरह की खबरें फैलाते रहते हैं, लेकिन इस तरह के जो मामलात होते हैं बड़े सेंसिटिव मामलात होते हैं, वो कभी भी इस तरह से ओपन नहीं होते कि आमिर लियाकत तक भी खबर पहुंच जाए। यानी कराची में बैठे हुए हैं जिनको वो गवर्नर हाउस नहीं बुलाते कराची के PTI, उन तक ये खबर पहुंच जाए कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ये करना चाहते थे। असल में तो आमिर लियाकत और इस तरह के जो लोग इस तरह की खबरें फैला रहे हैं उनको अब प्राइम मिनिस्टर इमरान खान तो जाहिर है कि एक निगरान सेटअप में है, ऑलरेडी कैबिनेट डिसॉल्व हो गई है, तो ये इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से भी उनको शटअप कॉल जानी चाहिए। बहुत शुक्रिया साहब। व्यूअर्स, आज का शो था, अपने कमेंट्स जरूर भेजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। मुझे और इब्राहिम राय साहब को इजाजत दीजिए। अल्लाह ने के बाद।